नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा जीके और जीएस की कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सटीक तैयारी। यहाँ हमारा लक्ष्य है रटना नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना, ताकि आप हर परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सफल हो सकें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव सेशन में हम हिंदी व्याकरण के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे अक्सर एक भूल भुलैया मान लिया जाता है। मेरा मतलब है संधि। बिल्कुल। और स्क्रीन पर जो आप ये मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, ये कोई आम प्रेजेंटेशन नहीं है। ये यूपीपीएससी, सीटेट और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अल्टीमेट गाइड है। हाँ, और हमारा मिशन भी तो यही है कि नियमों को रटना नहीं है बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझना है। ध्वनियां आपस में कैसे टकराती हैं, हमारा स्वर तंत्र कैसे काम करता है। आज हम इस पूरे साइबर मैट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं। क्या बात है। तो अगर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि संधि आखिर है क्या? क्योंकि स्लाइड पर जो लिखा है एक बहुत ही दिलचस्प टर्म है, अक्षरों का रासायनिक विकार। हाँ, रासायनिक विकार। मतलब आम भाषा में तो हम यही सुनते आए हैं कि दो शब्दों के जुड़ने को संधि कहते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन वाला एंगल थोड़ा अलग है। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि शब्दों का जुड़ना एक बहुत ही अधूरी परिभाषा है। देखिए, संधि कभी भी दो पूरे शब्दों के बीच नहीं होती है। अच्छा, तो फिर किसके बीच होती है? इसे एक प्रक्रिया के रूप में समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास दो शब्द हैं, हिम और आलय। जब हम इन्हें साथ बोलते हैं तो पूरा हिम और पूरा आलय नहीं टकराता। तो फिर क्या टकराता है? हिम शब्द बोलते समय जो बिल्कुल आखिरी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वो है अ, और आलय बोलने के लिए जो सबसे पहली सांस हम लेते हैं वो है आ। सारा खेल सिर्फ इन दो ध्वनियों के संपर्क का है। ओहो, मतलब सिर्फ किनारे वाले अक्षर टकरा रहे हैं। एग्जैक्टली। जब ये दोनों अ और आ टकराते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया जैसी स्थिति बनती है और एक बिल्कुल नई ध्वनि उत्पन्न होती है और परिणाम होता है हिमालय। अरे वाह, अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं तो ये तो ऐसा हुआ कि हम दो अलग अलग रंगों को मिला रहे हैं। कैसे? जैसे अगर हम नीले और पीले रंग को एक साथ मिला दें तो एक बिल्कुल नया हरा रंग बन जाता है। उसमें ना तो नीला दिखता है ना पीला, वो एक नया विकार है। बहुत सटीक एनालॉजी है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर अक्सर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है संधि और समास के बीच। अगर संधि रंगों को मिलाने जैसा है तो क्या हम कह सकते हैं कि समास दो अलग अलग लेगो ब्लॉक्स को जोड़ने जैसा है? लेगो ब्लॉक्स दिलचस्प है। हाँ, मतलब लेगो की उस नई आकृति में आपको दोनों ओरिजिनल ब्लॉक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बस उनके बीच की जगह खत्म हो जाती है। क्या ये सही है? ये तुलना तो एकदम परफेक्ट है। रंगों का वो नया मिश्रण ही व्याकरण में विकार कहलाता है, जो संधि की आत्मा है, और लेगो ब्लॉक्स का जुड़ना समास है, जहाँ शब्द वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल। समास में शब्द या पद ज्यों के त्यों रहते हैं, बस उनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी वे छिप जाती हैं। अच्छा, और कोई तकनीकी अंतर है क्या इन दोनों में? स्क्रीन पर कुछ और पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। हाँ, देखिए, स्लाइड में स्पष्ट है कि संधि की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर हैं, जबकि समास की इकाई शब्द हैं। एक और बात, संधि को जब हम वापस तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं और समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं। विच्छेद और विग्रह, ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। अब अगर स्क्रीन पर दिख रहे इस ध्वनियों के ब्रह्मांड को हम गहराई से देखें तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो शुरुआत स्वर संधि से करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ स्वरों का आपस में मेल हो रहा है, लेकिन इसके जो 5 अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं वे अक्सर स्टूडेंट्स को डरा देते हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हें एक सौरमंडल की तरह विजुअलाइज करें और इनके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है? इसे अगर हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया से जोड़कर देखें
तो यह सबसे स्वाभाविक संधि है। इसका नियम कहता है कि जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं। जैसे अ के साथ अ मिलेगा तो आ बनेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि जब हम एक ही जैसी दो ध्वनियों को लगातार बोलते हैं तो हमारा मुंह बीच में रुकता नहीं है, बल्कि उसी सांस को थोड़ा और खींच देता है। जरा इसे बोलकर देखिए, धर्म और अर्थ। चलिए कोशिश करता हूँ। धर्म अर्थ, धर्म अर्थ, धर्मार्थ। देखा आपने? हाँ, जब मैं इसे तेजी से बोलता हूँ तो म के अंदर छिपा हुआ अ और अर्थ का अ मिलकर एक लंबी सांस में बदल जाते हैं, माँ, धर्मार्थ। यहाँ मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यही इसका विज्ञान है, सांस का स्वाभाविक विस्तार। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम दो अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जन्म होता है गुण संधि का। गुण संधि, इसमें क्या अलग है? इसमें समान वर्ण नहीं टकराते। इसका सूत्र है कि अगर अ या आ के साथ ई या ई टकराए तो वो ए बन जाता है। वेट, एक मिनट। अ और ई मिलकर ए क्यों बन रहे हैं? ये तो मैथ्स के किसी रैंडम फॉर्मूले जैसा लग रहा है। इसका शारीरिक कारण क्या है? रैंडम बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब हमारे मुंह के आकार में छिपा है। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, बताइए। पहले अपने मुंह से सिर्फ अ की ध्वनि निकालिए। आ। ध्यान दीजिए, आपका मुंह खुला है और जीभ नीचे की तरफ आराम से है। अब तुरंत ई बोलिए। हाँ, ई बोलते समय मेरे होंठ पीछे की तरफ खिंच गए और जीभ तालू की तरफ ऊपर उड़ गए। परफेक्ट। अब इन दोनों को बिना रोके एक साथ तेजी से बोलिए। अ ए, अ ए, औ, अ। अरे वाह! आ गया ना ए? हाँ, जब मैं जीभ को अ की स्थिति से ई की स्थिति तक ले जाने की जल्दी में होता हूँ, तो बीच के रास्ते में जो ध्वनि पैदा होती है वो ए ही है। एग्जैक्टली। जैसे नर और इंद्र मिलकर स्वाभाविक रूप से नरेंद्र बन जाते हैं। मुंह को कम मेहनत करनी पड़ती है। ये तो कमाल का अनुभव है। मतलब ध्वनियां खुद अपना रास्ता खोज रही हैं। बिल्कुल। और यही प्रयोग अगर अ और ऊ के साथ किया जाए तो क्या होगा? ऊ बोलते समय हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। अ ओ, हाँ, पर प्लस उपकार इसी रास्ते से परोपकार बन जाता है। यही गुण संधि का पूरा विज्ञान है। गजब है। इसके बाद जो तीसरी उपप्रणाली स्लाइड पर दिख रही है वो है वृद्धि संधि। ए मिले तो वो आई हो जाता है और ओ मिले तो ओ हो जाता है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से मेरा एक सवाल है। स्टूडेंट्स को अक्सर गुण और वृद्धि संधि के बीच कंफ्यूजन होता है। क्या हम एक शॉर्टकट के तौर पर कह सकते हैं कि वृद्धि संधि का मतलब सिर्फ मात्राओं का डबल हो जाना है? आप इसे एक विजुअल शॉर्टकट जरूर कह सकते हैं। अगर हम शब्दों को ध्यान से देखें तो गुण संधि में अमूमन हमें एक मात्रा या एक चोटी दिखाई देती है, जैसे नरेंद्र में ए या परोपकार में ओ। एक चोटी। लेकिन वृद्धि संधि में वो मात्रा और बड़ी हो जाती है, यानी अक्सर दो मात्राएं नजर आती हैं। जैसे एक प्लस एक मिलकर एकाइक बनते हैं या महा प्लस ओज मिलकर महौज बनते हैं। जहां ये डबल मात्रा दिखे वहां वृद्धि संधि होती है। ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। और अब आते हैं चौथे प्रकार पर, यण संधि। और यहाँ तो मुझे स्थिति थोड़ी अजीब लग रही है। अजीब क्यों? क्योंकि अब तक स्वर मिलके एक नया स्वर बना रहे थे, लेकिन यण संधि में स्वर अचानक व्यंजन में बदल जाते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। स्क्रीन पर नियम लिखा है कि ई, उ या री के साथ कोई अलग स्वर आए तो वे क्रमशः य, व, र बन जाते हैं। मतलब स्वर अचानक से व्यंजन कैसे बन सकता है? इसके पीछे का विज्ञान है जीभ का संघर्ष। देखिए, जब हम ई बोलते हैं तो जीभ ऊपर तालू के बहुत करीब होती है, लेकिन उसे छूती नहीं है। हवा आराम से बाहर निकलती रहती है। ई, हाँ, हवा निकल रही है। लेकिन अगर ई के तुरंत बाद कोई और स्वर जैसे आ बोलना हो तो जीभ को तेजी से अपनी जगह बदलनी पड़ती है। इस झटके और जल्दबाजी में जीभ क्षण भर के लिए तालू को छू लेती है। अच्छा, और वो जो हल्का सा घर्षण होता है ना, वही य की ध्वनि पैदा करता है। इसे भी उच्चारण करके देखना होगा। चलिए स्लाइड वाला उदाहरण लेते हैं, अति और अल्प। अगर मैं इसे धीरे बोलूं, अति अल्प। लेकिन अगर मैं इसे बातचीत की स्पीड में बोलूं, अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प। बन गया ना यह? हाँ, ती का जो ई है वो अ से टकराने की हड़बड़ी में फिसलकर य बन गया, अति अल्प। बिल्कुल। और इसी तरह सु और आगत में ऊ बोलते समय होंठ गोल होते हैं,
और जब वे आ बोलने के लिए तेजी से खुलते हैं तो होंठों के बीच से हवा व की ध्वनि बनाती है। स्वागत। मतलब हमारे पूर्वजों ने भाषा को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व किया था। बहुत बारीकी से। और इसका अंतिम चरण है अयादी संधि, जहां यण संधि में ध्वनि फिसलती है, अयादी में ध्वनि जैसे टूटकर बिखर जाती है। बिखर जाती है वो कैसे? अगर ए, अ, ओ या औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वे ए, आए, अव, आव में बदल जाते हैं। जैसे ने प्लस अन मिलकर नयन बनते हैं। मुंह का फैलाव ए को ए में तोड़ देता है। वाह! स्वरों की इस प्रयोगशाला को समझने के बाद अब हम स्लाइड के अगले सेक्शन में चलते हैं, हल संधि, या जिसे आमतौर पर व्यंजन संधि कहा जाता है। हाँ, व्यंजन संधि। यहाँ स्क्रीन पर एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिड बना हुआ है और इसका सबसे मुख्य तत्व है हलंत, जिसे अक्सर अक्षर के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में दिखाते हैं। ये हलंत वास्तव में क्या कहानी कहता है? हलंत का सीधा सा अर्थ है कि उस व्यंजन में अ का स्वर मौजूद नहीं है। वो एक शुद्ध व्यंजन है, मतलब आधा अक्षर। और चूंकि उसमें स्वर का आधार नहीं है, इसलिए वो उच्चारण की दृष्टि से बहुत अधूरा और अस्थिर होता है। जब ये अस्थिर व्यंजन किसी स्वर या किसी दूसरे व्यंजन से टकराता है तो एक भारी बदलाव आता है। और इस टकराव को समझने के लिए स्क्रीन पर सघोष और अघोष का जिक्र है। ये शब्द तो बहुत भारी भरकम लगते हैं। क्या इन्हें भी हम किसी प्रयोग के जरिए समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। आप अपने हाथ की उंगलियों को हल्के से अपने गले पर रखिए। ठीक है, रख ली। अब एक ध्वनि बोलिए। क, ख, च, त, त, प। क, ख, प। क्या गले के अंदर कोई कंपन या वाइब्रेशन महसूस हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ हवा बाहर आ रही है। गले में तो कोई खास हरकत नहीं है। इन्हें कहते हैं अघोष ध्वनियां, जिनमें स्वर तंत्रियों में गूंज नहीं होती। अमूमन हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। अब उंगलियां वहीं रखें और बोलिए ग, ध, ज, द, या कोई भी स्वर जैसे अ, आ। ग, घ, ड, आ। हाँ, यहाँ गले में एक बहुत ही स्पष्ट गूंज और वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। बस यही कंपन सघोष कहलाता है। अच्छा, तो ये है सघोष और अघोष का खेल। हाँ, अब व्यंजन संधि के सबसे बड़े नियम को समझिए, जिसे फर्स्ट का थर्ड वर्ण में परिवर्तन कहा जाता है। ओके, ग्रिड शिफ्ट। जब कोई बिना गूंज वाला अस्थिर वर्ण जैसे क किसी गूंज वाले वर्ण यानी सघोष से टकराता है तो वो अपनी प्रजाति का गूंजने वाला वर्ण बन जाता है। मतलब क बदलकर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ग बन जाएगा। एग्जैक्टली। ये तो कमाल का लॉजिक है। यानी स्लाइड पर जो उदाहरण है, वाक्य पेश ईश, क में गूंज नहीं है, लेकिन ई एक स्वर है और उसमें गूंज है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। जब ये दोनों टकराते हैं तो ई की गूंज क को ग में बदल देती है और शब्द बन जाता है वागीश। इसी तरह जगत प्लस ईश मिलकर जगदीश बन जाते हैं। हाँ, और इसी तरह एक और नियम है फर्स्ट का फिफ्थ वर्ण में परिवर्तन। ये कब होता है? अगर किसी वर्ण के सामने कोई अनुनासिक यानी नाक से बोली जाने वाली ध्वनि जैसे न या म आ जाए तो हवा को नाक की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो रास्ता बदल जाता है। हाँ, इस प्रभाव में आकर पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के पांचवे यानी अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक प्लस मय मिलकर वांग्मय बन जाते हैं। लेकिन इसी व्यंजन संधि के ब्रह्मांड में एक प्रोसेस डायग्राम भी दिख रहा है, जहां म और त के कुछ विशेष नियम हैं। ये किसी वर्ग में शिफ्ट होने के बजाय बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते हैं। क्योंकि म पहले से ही एक अनुनासिक ध्वनि है। जब म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो वह उसी के अनुसार ढल जाता है या अनुस्वार यानी बिंदी बन जाता है। जैसे सम प्लस कल्प बन जाता है संकल्प। और अगर म के बाद य, र, ल, व जैसे अक्षर आए तो म के पास कोई विकल्प नहीं होता, वह हमेशा अनुस्वार ही बनता है। जैसे सम प्लस योग बनता है संयोग। और त के नियम, वे तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाले वर्ण को देखकर रंग बदलते हैं। हाँ, त बहुत ही अडेप्टेबल है। अगर त के सामने च या छ है तो वो च बन जाएगा। जैसे उत प्लस उच्चारण हुआ उच्चारण। अगर ल है तो ल बन जाएगा। जैसे उल्लास। ये तो ऐसा है जैसे पानी जिस बर्तन में जाए उसी का आकार ले लेता है। बिल्कुल, यही भाषा की तरलता है। अब हम इस व्याकरणिक सिस्टम के तीसरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से की ओर चलते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग को अगर हम ध्यान से सुने तो ये क्या है?
मुझे तो ये फेफड़ों से निकलने वाली एक शुद्ध हवा लगती है, एक हल्का ह का साउंड। बिल्कुल सही। और ये मुझे केमिस्ट्री के एक ऐसे अस्थिर उत्प्रेरक अनस्टेबल कैटलिस्ट की तरह लगता है जो अपने सामने वाले तत्व को देखते ही अपना रूप बदल लेता है। ये कैटलिस्ट वाली एनालॉजी बहुत शानदार है। हवा यानी विसर्ग जब मुंह के अलग अलग हिस्सों से टकराती है तो अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। स्लाइड पर इसका एक पूरा मैट्रिक्स है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर अ के बाद विसर्ग हो और उसके सामने कोई गूंजने वाला सघोष व्यंजन आ जाए तो हवा गले में ही गोल हो जाती है और ओ की ध्वनि बनाती है। जैसे मनः प्लस बल मिलकर मनोबल बनते हैं। एग्जैक्टली। और अगर विसर्ग के बाद च, छ या श आ जाए जो तालु से बोले जाते हैं तो वो हवा तालु से रगड़ खाकर श बन जाती है। जैसे निह प्लस चल व निश्चल। और अगर सामने दांत से बोले जाने वाले अक्षर आए जैसे त, थ या स, तो हवा दांतों के बीच से निकलती है और स बन जाती है। जैसे नेह प्लस तेज बनता है निस्तेज। लेकिन स्लाइड में एक स्थिति ऐसी भी है जहां ये कैटलिस्ट बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। नो चेंज। अगर अ के बाद विसर्ग हो और उसके सामने क या प आ जाए तो विसर्ग वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल हमेशा प्रातः काल ही लिखा जाता है। इसका विज्ञान कितना सटीक है? विज्ञान सटीक तो है, लेकिन कोई भी प्राकृतिक व्यवस्था पूरी तरह से गणितीय नियमों में नहीं बन सकती। देखिए, भाषा पहले पैदा हुई थी, व्याकरण बाद में लिखा गया। तो इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे? बिल्कुल। इसलिए नियमों के कुछ अपवाद हमेशा होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में यही अपवाद रेड जोन होते हैं। एग्जामिनर हमेशा यहीं से सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स ने नियम रटे हुए हैं और वे यहाँ गलती करेंगे। एग्जैक्टली। तो इस रेड जोन के कुछ सबसे दिलचस्प शब्दों पर गौर करते हैं। पहला शब्द है विश्वामित्र। अगर मैं यहाँ सामान्य दीर्घ संधि का नियम लगाऊं तो ये विश्व प्लस अमित्र होना चाहिए था, क्योंकि अ और अ मिलकर आ बनते हैं। लेकिन यहाँ व्याकरण के साथ साथ अर्थ का विज्ञान भी काम कर रहा है। अमित्र का अर्थ होता है दुश्मन। अगर हम विश्व प्लस अमित्र को जोड़ेंगे तो उसका अर्थ होगा संसार का दुश्मन। ओहो, जबकि विश्वामित्र का अर्थ है संसार का मित्र। हाँ, इसलिए यहाँ मूल शब्द विश्व प्लस मित्र है। यहाँ जुड़ते समय अ का लोप होता है और मात्रा दीर्घ हो जाती है। ये नियमों को पूरी तरह चुनौती देता है। एक और ऐसा ही शब्द है जिसे हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं, मनोकामना। हम अक्सर कहते हैं भगवान मेरी मनोकामना पूरी करे। हाँ, लेकिन व्याकरण के अनुसार ये शब्द ही गलत है। वेट, रियली? हाँ। कैसे? अभी हमने विसर्ग का नियम देखा था कि अगर अ के बाद विसर्ग हो और सामने क या प आ जाए तो विसर्ग नहीं बदलता, जैसे प्रातःकाल। हाँ, याद है। तो इस नियम के अनुसार मनः प्लस कामना में विसर्ग के बाद क आ रहा है, इसलिए इसे मनः कामना ही रहना चाहिए। अच्छा, तो मनोकामना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। बिल्कुल अशुद्ध है, भले ही बोलचाल में वो कितना ही प्रचलित क्यों न हो। वाह, ये तो आंखें खोलने वाला था। इसी तरह स्लाइड में सीमांत और सीमंत का जिक्र है। सीमा प्लस अंत मिलकर सीमांत बनते हैं, जिसका मतलब है सीमा का अंत या बॉर्डर। लेकिन सीमंत एक बिल्कुल अलग शब्द है जिसका मतलब होता है बालों की मांग। मतलब एक मात्रा के फर्क से पूरा अर्थ ही बदल गया। एक और अपवाद जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है रामायण। इसमें क्या अपवाद है? इसका विच्छेद होता है राम प्लस अयन। यहां दीर्घ स्वर संधि तो होती ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो अंत में है। अयन का जो न है वो ड़ में बदल जाता है। न का ड़ क्यों बन जाता है? इसका कारण है शब्द में र की उपस्थिति। जब मुंह र बोलता है तो जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है और वो प्रभाव इतना गहरा होता है कि शब्द के अंत में आने वाले न को भी वो ळ में बदल देता है। ये सचमुच हैरान कर देने वाला है कि एक ध्वनि का प्रभाव शब्द के दूसरे छोर तक महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। अब तक हमने ध्वनियों को जोड़ा, शब्दों को बनाया और अपवादों को समझा, लेकिन परीक्षा कक्ष में बैठकर जब एक जुड़ा हुआ शब्द सामने आता है तो उसे तोड़ने यानी विच्छेद करने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए? स्लाइड पर रिवर्स इंजीनियरिंग लिखा है। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी बनी हुई चीज को वापस उसके मूल पुर्जों में खोलना। इसके लिए एक अचूक 3 चरणीय मास्टर चीट शीट है। 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। चलिए इसे एक शब्द पर लागू करके देखते हैं। शब्द लेते हैं अभ्यागत। ठीक है। पहला चरण है केंद्र की पहचान करें। शब्द को बोलकर देखें और वो जगह खोजें जहां खिंचाव या बदलाव महसूस हो रहा हो। अभ्यागत।
यहाँ भ्या के पास ध्वनि में एक घुमाव है। हाँ, आधा व्यंजन भ और य की ध्वनि। और जैसे ही हमें आधा व्यंजन और य दिखता है, ये सीधा संकेत है कि यहाँ यण संधि का विज्ञान काम कर रहा है। इसके बाद दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है विखंडन बिंदु। जहां से ये संकेत मिला है, शब्द को ठीक वहीं से दो हिस्सों में काट दें। एक तरफ बचेगा अभू या अभी और दूसरी तरफ बचेगा आगत। और अंतिम चरण? अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण चरण है सार्थकता परीक्षण, यानी मीनिंग टेस्ट। संधि विच्छेद तभी सही होता है जब दोनों टूटे हुए हिस्सों का व्याकरणिक रूप से कोई स्वतंत्र और सार्थक अर्थ हो। तो अभू तो कोई सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन अभी एक सटीक उपसर्ग है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आगत का अर्थ है आया हुआ, तो सही विच्छेद हुआ अभी प्लस आगत। बेहतरीन। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने पूरे व्याकरण को 3 जोन में समेट लिया है। हाँ, जोन 1 है स्वरों का खेल, जहां सांसें और मुंह के आकार मिलकर काम करते। जोन 2 है व्यंजनों का टकराव, जहां कंपन और हवा के रास्ते बदलने से वर्ग शिफ्ट होते हैं। और जोन 3 है विसर्ग का उत्प्रेरक विकार, जहां हवा अलग अलग जगह टकराकर अपना रूप बदलती है। बिल्कुल। और इस महाविश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं गहरा विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर बताइए। आज हमने ध्वनियों के टकराने, मुंह की मांसपेशियों के सिकुड़ने और हवा के घर्षण के जितने भी वैज्ञानिक नियम देखे। जरा सोचिए, हमारे प्राचीन वैयाकरणों ने आज से हजारों साल पहले ये सब कैसे खोजा होगा? बिना किसी टेक्नोलॉजी के। उनके पास कोई आधुनिक साउंड एनालाइजर या कंप्यूटर तो था नहीं, फिर भी उन्होंने मानव कंठ से निकलने वाली हर ध्वनि की ऐसी सटीक मैपिंग की और ऐसे अचूक फॉर्मूले बनाए। क्या हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत और हिंदी का यह व्याकरण दुनिया की सबसे पहली और सबसे सटीक कोडिंग लैंग्वेज थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हमने सिर्फ नियम नहीं पढ़े, हमने इंसान और ध्वनि के उस आदिम कोड को डिकोड किया है जो हजारों सालों से हमारे संवाद की नींव है। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ आज के इस मास्टर क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। हमने संधि के इस पूरे मैट्रिक्स को डिकोड कर लिया है। अगर इस सेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स में स्पष्टता आई हो तो स्टडी टू चैंपियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी इस व्याकरण सीरीज का अगला पड़ाव होगा समास, जहां हम अक्षरों से आगे बढ़कर शब्दों का खेल समझेंगे। याद रखें, लक्ष्य रटना नहीं है बल्कि समझ कर पढ़ना है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।